हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम हीट और वर्क ट्रांसफर निकालेंगे सभी प्रोसेस के लिए। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता क्या है। देखिए, फ्री एक्सपेंशन मतलब है गैस का फ्रीली एक्सपेंड करना। और गैस फ्रीली एक्सपेंड कब करेगी? जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और आप बोल सकते हैं प्रेशर घटेगा, है ना। तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये हमारी गैस जो है एनक्लोज है किसी एक पहले चैम्बर में। हमने क्या किया, इसको सडनली ओपन किया, और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो जो गैस है वो क्या होती है, तो गैस के मॉलिक्यूल वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड होते हैं और उनका वॉल्यूम कुछ बढ़ जाता है। जैसे वॉल्यूम पहले V1 होगा, इस केस में आपने पूरा चैम्बर खोल दिया तो इसके कारण गैस एक्सपेंड हुई। गैस एक्सपेंड हुई तो क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि इसके लिए, इस कंडीशन के लिए जब भी हम फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करते हैं उसके लिए हम हीट ट्रांसफर जीरो लेते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे एडियाबेटिक वॉल ली है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे देखें तो वर्क भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा। गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं बट यहाँ पे किसी भी चीज का आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखता है, इसीलिए हम dw जीरो ले लेते हैं। बट अगर आप बात करें, जो पीडीवी है यहाँ पे वो जीरो नहीं होगा। पीडीवी जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर रहा है। वॉल्यूम पहले V1 होगा मान लिया, फिर V2 हो गया, तो V2 तो बढ़ गया। इसीलिए हम अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं V2 माइनस V1 का और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। बट आपको पता होगा कि हम लिखते हैं dw इज इक्वल टू pdv। तो dw जीरो है और ये जीरो नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि dw ही pdv के इक्वल इस केस में नहीं होगा, बिकॉज ये तभी इक्वल होता है जब हमारे पास कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होने के कारण वर्क जो है वो pdv के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? और मैंने पहले बताया भी था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिस्पेक्टिवली पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, dw क्या हो गया, pdv के इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ये सब पता है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डी क्यू जीरो है और डी डब्ल्यू भी जीरो है, डी यू भी जीरो होगा। मतलब जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी का वो जीरो होगा, U2 माइनस यू वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब U फाइनल क्या होगा, U इनिशियल के इक्वल होगा। तो इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट बनी रहेगी। अब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, du इज इक्वल टू mcv/dt, जो कि कांस्टेंट है। मतलब du इज इक्वल टू जीरो, है ना, चेंज जो होगा वो जीरो होगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि dt भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब t2 माइनस t1 इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन राइट T फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल। इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के इक्वल है। अब अगर ऐसा है तो क्या ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है? नहीं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है आपको ये समझना होगा। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करें इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और टाइम के बीच में, तो आपको पता चलेगा ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका टाइम है। तो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए। बट ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हम मान रहे हैं कि ये आइसोथर्मल है क्योंकि T1 T2 के इक्वल है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास कुछ गैस थी तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो थी वो हाई थी। जैसे जैसे वो एक्सपेंड हुई उसकी इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हुई इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी तो साफ पता चल रहा है इंटरनल एनर्जी ड्रॉप होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है। तो इंटरनल एनर्जी में से कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चले गई, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी ड्रॉप होगी तो साफ सी बात है टेम्परेचर भी पहले क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो धीरे धीरे ये ड्रॉप हुआ। अब एक टाइम आया जहां पे हमारे पास अगेन जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आए, वो मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल पे टकराए, और जैसे जैसे वो इस वॉल पे टकराए वैसे वैसे उन्होंने इंटरनल एनर्जी अचीव करी। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ने अगेन इंटरनल एनर्जी हमें दी, तो अगेन हमें फाइनल टेम्परेचर वही मिल जाता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। और इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आपको पता होगा U इज इक्वल टू FT। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको पता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अगेन आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वही टेम्परेचर आपको मिल जाएगा जो आपका इनिशियली था, मतलब फाइनल इनिशियल के इक्वल हो जाएगा।
अब देखिए टेम्परेचर का फंक्शन इंटरनल एनर्जी है। दूसरी चीज अगर एंथैल्पी की बात करें तो वो भी हम लिखते हैं U प्लस पीवी। अब अगर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है तो एंथैल्पी भी टेम्परेचर का फंक्शन होगा। तो अगर ये भी टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फाइनल H होगा वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल H के इक्वल होगा, है ना। तो ये भी समझना इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तीन चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे चेंज जो है चाहे वो इंटरनल एनर्जी के लिए हो, चाहे वो टेम्परेचर के लिए हो, चाहे वो एंथैल्पी के लिए हो, सभी के लिए ज़ीरो होगा। अब बात करते हैं एक बेसिक सी चीज़ की जो हमने डिस्कस नहीं करी थी, वो है PMM1। अब PMM1 क्या होता है, ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन है जो बात करती है कि वो हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एनर्जी देते रहेगी, लाइक कंटिन्यूसली हमें वर्क देते रहेगी बिना कुछ सोर्स एनर्जी लिए। बिना कुछ सोर्स एनर्जी लिए वो हमें कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करती है। ऐसी मशीन हमारी PMM1 मतलब परपेचुअल मोशन मशीन 1 कहलाती है। तो ऐसी मशीन क्या पॉसिबल है, ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लॉ वायलेट हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर एनर्जी कंजर्व रहती है इसका मतलब एनर्जी आपने जितनी दी उतनी ही आपको बाहर निकलती हुई दिखेगी, चाहे वो जिस फॉर्म में भी निकले, ठीक है, चाहे वो हीट हो, वर्क हो या कुछ और हो। तो अगर ऐसा है तो क्या ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज बिना एनर्जी दिए ये एनर्जी देता रहेगा और वो भी कंटिन्यूसली, कभी खत्म नहीं होगी, है ना। तो ये तो इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी की जरूरत जरूर है, तो कुछ ना कुछ आपके सोर्स की जरूरत है। यहाँ पे PMM1 जो है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है, ये फर्स्ट लॉ को वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये बोलता है कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, इसीलिए ऐसा कोई मशीन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताइए या मीन काइनेटिक एनर्जी बताइए, या फिर बोल देगा कि इसको सीधे सीधे आप प्रूव करिए कि आपका जो वर्क है या फिर एनर्जी है या फिर इंटरनल एनर्जी है, उसको आप प्रूव करिए 3/2 KT या फिर 3/2 RT, कुछ भी लिख सकता है, या फिर इसी की जगह पे वो लिख लेगा 3/2 PV के इक्वल। तो अगर ऐसा कहीं पे क्वेश्चन आता है कि इसको प्रूफ करिए या फिर प्रेशर को एनर्जी के टर्म्स में बताइए, ठीक है, तो हम देखने वाले हैं प्रूफ यहाँ पे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकाला जाता है। देखिए हमें यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसको हम कुछ भी एनर्जी दें, सपोज मैं उसको वर्क देता हूँ, तो उसका सारा का सारा वर्क जो है वो किस में जाए, उसकी एनर्जी को रेज करने में जाए। ऐसा ना हो कि वो हीट के फॉर्म में बाहर डिसिपेट हो गया। तो हम चाहते हैं कि वो हीट के फॉर्म में बाहर डिसिपेट ना हो, जितनी भी हम उसको वर्क सप्लाई करें वो सारा का सारा उसका रेज हो जाए, चाहे काइनेटिक एनर्जी में हो, चाहे वो पोटेंशियल में हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी में हो। बट मोस्टली क्या होता है, जो सारा का सारा वर्क है वो किस में यूटिलाइज हो जाता है, इंटरनल एनर्जी में हो जाता है, अगर आप प्रोसेस एडियाबेटिक लेते हैं तो। क्योंकि आपने कहा कि आपको ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें वर्क हो इंटरनल एनर्जी के इक्वल, या फिर जो भी आप एनर्जी रेज करने वाले हैं, जो भी आप एनर्जी बढ़ाने वाले हैं सिस्टम की, उसके इक्वल हो। क्योंकि यहाँ पे एडियाबेटिक में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो हीट ट्रांसफर नहीं होता मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सारा का सारा वर्क होगा वो क्या करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा। तो यहीं से हम लिख सकते हैं, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पता है कि del Q इज इक्वल्स टू du प्लस del W। तो हमें पता है अगर del Q जीरो हो गया तो साफ सी बात है वर्क क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। और हमें चाहिए भी यही कंडीशन है, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिलेशन किसके बीच में, वर्क और एनर्जी के बीच में। और हम नहीं चाहते कि वो वर्क जो है किसी और पार्ट में जाए या किसी और चीज में खर्च हो बजाय एनर्जी के। दूसरी बात, यहाँ पे जब भी हम एनर्जी रेज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी क्यों रेज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होती मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक तो होती है मैक्रोस्कोपिक और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक। बट यहाँ पे अगर आप देखें, हम बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं इंक्रीज होती है जब हम वर्क देते हैं, क्योंकि इनका जो इंक्रीमेंट है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में ये जो वर्क है ज्यादा स्टोर हो पाता है, इसीलिए जो हमारा पूरा का पूरा वर्क है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा।
क्लियर? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम रहेगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो मूव कर रहा है, वो किसी एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्रोस्कोपिकली तो खत्म हो जाती है, बट जो भी बचती है वो माइक्रोस्कोपिकली मॉलिक्यूल्स में बचती है, और वो माइक्रोस्कोपिकली भी नेग्लिजिबल ले ली जाती है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी के सामने उसकी वैल्यू काफ़ी कम है। तो अब बात करते हैं कि डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पता चल गया जो वर्क है वो किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है या फिर यू के इक्वल है। तो हमें ये चीज़ क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू फॉर एडियाबेटिक वर्क विल बिकम यू बिकॉज दिस हीट ट्रांसफर इज जीरो। इक्वेशन लिखते हैं पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। और इस गामा का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसका प्रूफ हम आगे देखेंगे, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट इस गामा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये हम निकालते हैं एफ प्लस टू अपॉन एफ से। और ये जहाँ ये एफ जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब जो भी आपका एटम है गैस का, चाहे वो मोनो एटॉमिक है चाहे वो डाई एटॉमिक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है वो रिप्रेजेंट करने के लिए ये एफ हम यहाँ पे लिखते हैं। और मोनो एटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टू अपॉन 3, दैट विल बिकम 5 अपॉन 3। और इसी 5 अपॉन 3 को आप कई बार देखते हैं 1.67 के फॉर्म में। तो ये तो हो गया मोनो एटॉमिक के लिए, और हम उसी के लिए ये निकालने जा रहे हैं। ई का वैल्यू अगर आप निकालें तो वो कितना आएगा, सी अपॉन वी टू द पावर गामा। तो ये तो बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब आप करिए कि आप dv से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा सी डी वी अपॉन वी टू द पावर गामा। देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड तो ये बन जाएगा वर्क, है ना। ये इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये क्या है, ये वर्क इज इक्वल्स टू सी बाहर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं वी टू द पावर माइनस गामा इंटू डी। इस माइनस गामा को आप लिख सकते हैं, आपने वैल्यू निकाला था यहाँ पे 5/3। ये कैसे आया मैं इसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि गामा इज इक्वल्स टू एफ प्लस टू अपॉन एफ कैसे आया, मैं इसको भी बताऊंगा। बट अभी आप जस्ट इस डेरिवेशन को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सी वी टू द पावर माइनस 5/3 प्लस 1 मतलब माइनस 2/3 अपॉन माइनस 5/3 प्लस 1 मतलब माइनस 2/3। तो इतनी चीज क्लियर है। यहाँ से आप लिखेंगे कि वर्क क्या आ गया आपका, वर्क आ गया 3c अपॉन 2v टू द पावर 2/3। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, मान लीजिए इसको। यहाँ से आपको पता चल गया कि वर्क कितना होगा। अब आपको पता है नॉर्मल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और अगर आप n या m को 1 ले लेते हैं तो आप लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन से आप इस p का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से क्या, c अपॉन वी टू द पावर गामा इंटू वी इज इक्वल्स टू आर टी। अब आपको पता है गामा का वैल्यू है 5/3, तो 5/3 ये है, 1 ये है, ये नीचे आएगा कितना हो जाएगा, c अपॉन वी टू द पावर 5/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर टी, और यू कैन डायरेक्टली राइट c अपॉन वी टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू आर टी। तो अगर ये है तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो वर्क है वो इक्वल हो गया 3/2 आर टी के। यहाँ पे साइन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, साइन आप ले सकते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको वर्क मिल गया। आपको पता है वर्क किसके इक्वल है, वर्क पूरी सिस्टम की एनर्जी जितनी रेज होगी उसके इक्वल है, बिकॉज प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक है, क्योंकि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और दूसरा इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, पूरी एनर्जी के इक्वल लिख दीजिए, E इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी, या फिर आप इस आर टी को कन्वर्ट कर सकते हैं आइडियल गैस से पीवी में, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो वहां पे आपको पता है कि n का वैल्यू आप 1 ले लेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू 3/2 पीवी भी लिख सकते हैं। इस U को आप अगर E लिख दें तो आप यहाँ से प्रेशर को एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ E अगर वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब है। तो ये रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है। और कई बार यहाँ पे अगर आप इस R को देखें तो इसकी जगह पे K लिख लिया जाता है 3/2 KT। ये K क्या है, ये K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ आते हैं। इसमें हम प्रूफ करेंगे Cp माइनस Cv कैसे R के इक्वल होता है, मतलब मेयर्स इक्वेशन को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमें पता है एक हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू
अब हमें पता है कि वर्क जो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वो 0 होगा, बिकॉज वॉल्यूम डिफरेंस नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, तो dq को हम क्या लिख सकते हैं, du के इक्वल, और इसी du को हम क्या लिखते हैं, mcv dt लिखते हैं। अगर m हमने 1 ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा cv का, cv को हम लिख सकते हैं du अपॉन dt। तो ये तो आपके पास पहला इक्वेशन आ गया, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये तो आपका पहला इक्वेशन आ गया। फिर आपने लगाया कांस्टेंट प्रेशर के लिए, आपने बोला कांस्टेंट प्रेशर के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, तो आप लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू को आपने पीडीवी लिख दिया, डी क्यू को आपने एमसीपी डी लिख दिया, बिकॉज आपको पता है डी क्यू होगा एंथैल्पी के इक्वल। तो यहाँ से आप एम को 1 लिख दीजिए और यहाँ से वैल्यू निकालिए सीपी का, और यहाँ से वैल्यू निकालिए सीपी का। सीपी कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी, देखिए एम हमने 1 रखा है, प्लस पीडीवी अपॉन डी टी, और यही डी यू अपॉन डी टी हमने फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल लिखा है, सीवी के इक्वल। और ये पीडीवी अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, आर के इक्वल। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पीवी इज इक्वल टू आर टी, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू आर डी टी। अब आपको पता है क्योंकि एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसलिए डीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए पीडीवी किसके इक्वल हो जाएगा, आर डी टी के इक्वल हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं कि पीडीवी अपॉन डी टी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यहीं से हमने लिख लिया कि पीडीवी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर, मतलब सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, इस फॉर्म में आपको देखने को ही मिलता है। तो यही हमारा रिलेशन रहेगा इन दोनों के बीच में। दूसरी चीज आपको ये भी पता होता है, जैसे हमने पहले बताया है कि Cp जो है वो ग्रेटर देन होता है Cv के, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप हीट ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए, बजाय कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के, ठीक है। वहाँ पे आपका इजीली टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वर्क में यूटिलाइज नहीं होती आपकी हीट। तो सिंपल है, यहाँ पे Cp Cv से ग्रेटर देन है, और इनका जो रेशियो आता है वो याद रखना चाहिए, वही है हमारा वैल्यू ऑफ गामा। तो Cp अपॉन Cv इज गामा, और जिसमें Cp का वैल्यू Cv से बड़ा होता है। तो अगर आपको ये सब पता है तो आप यहाँ पे 2 रिलेशन और निकाल सकते हैं। आपको पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, और Cp इज इक्वल टू गामा Cv, क्योंकि हमने देखा था कि Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। तो आप जस्ट यहाँ पे Cp की जगह पे गामा Cv रखेंगे और Cv कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर, मतलब Cv के लिए R के साथ रिलेशन आ गया R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन आप क्या कर सकते हैं, इस Cv की जगह पे आप लिख सकते हैं Cp अपॉन गामा, और Cp को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू R, और यहीं से आप Cp का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, गामा इंटू R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये भी इक्वेशन कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स में। अब आते हैं उस प्रूफ के ऊपर कि जो हमने गामा का वैल्यू एडिबिलिटी के लिए लिया वो f प्लस 2 अपॉन 2 क्यों है। हमें पता है नॉर्मली अगर हम du को लिखें तो क्या लिखते हैं, mcv dt, और अगर m को 1 ले लें तो हम लिखते हैं कि cv कितना हो जाएगा, du अपॉन dt के इक्वल हो जाएगा। ये भी पता है कि जो U है, इंटरनल एनर्जी है, वो हमने अभी निकाला था 3/2 kT के इक्वल, या फिर 3/2 RT के इक्वल, है ना। R लिखिए या K लिखिए, RT हमने ले लिया। तो वहाँ पे जो ये 3 था ये रिप्रेजेंट कर रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम को, मतलब वहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने 3 लिया था, मतलब मोनो एटॉमिक गैस जो है वो 3 टाइप के मोशन कर सकता है, 3 ट्रांसलेशनल मोशन वो कर सकता है, इसीलिए F का वैल्यू 3 है, बिकॉज F है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे देखें तो आप लिख सकते हैं U इज इक्वल टू F अपॉन 2 RT, ये आपका एक रिलेशन यहाँ पे आ गया। अब आपको ये पता है तो यहाँ पे नॉर्मल है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो आप इसको क्या लिखते, du इज इक्वल टू एफ अपॉन 2 r, बाहर आ जाता dt। अगर आप ऐसा करते डिफरेंशिएट तो du अपॉन dt आ जाता किसके इक्वल, f अपॉन 2 r के इक्वल, और du अपॉन dt का वैल्यू कितना है, cv, तो cv इज इक्वल टू f अपॉन 2 r। यहाँ से बता रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट से कि du बाई dt cv है, तो हम लिख सकते हैं cv किसके इक्वल हो जाएगा, f अपॉन 2 r के इक्वल हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो जाता है तो हमें मेयर्स इक्वेशन अभी अभी प्रूव करी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जहाँ पे हम इस Cp को अगर गामा Cv रख दें और कॉमन ले लें Cv, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Cv कॉमन लेने पर गामा माइनस 1 आ जाएगा अंदर इज इक्वल टू R। Cv के जगह पे रख दिया हमने f अपॉन 2 R इंटू गामा माइनस 1,
इज इक्वल्स टू आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एफ। ठीक है, ये तो 1 टाइम्स कटा होगा ना, तो यहाँ पे हो गया गामा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एफ प्लस 1 एफ प्लस 2 अपॉन एफ। तो यही होता है हमारा गामा का वैल्यू। और जैसे कि हमने कहा कि अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है, क्योंकि इसमें 3 ट्रांसलेशनल मोशन होंगे। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन होंगे। दूसरी चीज सी डायटोमिक गैस के लिए, तो उसके लिए F का वैल्यू होता है 5 और हम लिख सकते हैं कि उसमें 3 क्या होंगे, ट्रांसलेशनल होंगे प्लस 2 रोटेशनल मोशन होंगे, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। तो आप इसके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गामा के लिए कितना वैल्यू आ जाएगा, अगर आप बात करें मोनो एटॉमिक गैस की, तो गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 विच बिकम 1.666। इसको आप 1.67 लिख लेते हैं। ऐसे ही अगर पूछ लेता कि डायटोमिक के लिए लाइक एयर के लिए हम लेते हैं नॉर्मली 1.41, तो उस पर कैसे वैल्यू निकलता है, वो जस्ट ऐसे निकलेगा। उसके लिए वैल्यू 5 है, 5 प्लस 2 अपॉन 5 विच विल बिकम 7/5 और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.41। तो ये है हमारा गामा का वैल्यू डायटोमिक के लिए, ये है मोनो एटॉमिक के लिए। ये क्लियर होना चाहिए। देखिए अब प्रूफ करते हैं हम एडियाबेटिक रिलेशन पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आता है। तो बस हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट लॉ लगाना है। यहाँ पे दो चीजें अप्लाई करनी है, एक तो हमें लगाना है फर्स्ट लॉ, दूसरा लगाना है गैस लॉ। इन्हीं से ही हमारा निकल जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने लगाया फर्स्ट लॉ, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। आपको पता है डेल क्यू का वैल्यू 0 है, मतलब आप लिख सकते हैं कि डेल डब्ल्यू प्लस डी यू इज इक्वल टू 0। डेल डब्ल्यू को आप क्या लिखते हैं, पीडीवी, और इस डी यू को आप लिख सकते हैं एमसीवी डी टी। ठीक है, एमसीवी डी टी इज इक्वल टू 0। एम आपने 1 ले लिया, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पीडीवी प्लस सीवी डी टी इज इक्वल टू 0। अब इस डी टी को हम एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमने क्या करा, डेल डब्ल्यू को पीडीवी लिखा और डी यू को एमसीवी डी टी लिखा। अब इस डेल टी को भी हमें कुछ ना कुछ लिखना है, तो ये हम निकालते हैं कहाँ से, गैस लॉ से। हमें पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले v का डिफ्रेंशिएट होगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा पी डी वी अपॉन डी वी प्लस वॉल्यूम आगे आ जाएगा और प्रेशर का डिफ्रेंशिएशन होगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वी डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू आर डी टी अपॉन डी वी। तो dv से सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा pdv प्लस vdp इज इक्वल्स टू rdt। rdt हो गया ये, तो हम यहाँ से dt का वैल्यू निकाल देंगे। dt इज इक्वल्स टू pdv प्लस vdp, pdv प्लस vdp अपॉन r। बस इसको हमें पुट करना है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो बस इसको पुट करिए, pdv प्लस cv, dt की जगह पे आप लिखेंगे pdv प्लस vdp अपॉन r इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आर पीडीवी और आर को आप लिख सकते हैं सीपी माइनस सीवी पीडीवी, और आर की मल्टीप्लाई 0 के साथ हुई तो वो 0 बन गया। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सीपी पीडीवी माइनस सीवी पीडीवी प्लस सीवी पीडीवी सीवी पीडीवी प्लस सीवी वीडीपी इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा सीपी पीडीवी प्लस सीवी वीडीपी इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या क्या, सीवी ले लिया कॉमन और वॉल्यूम और प्रेशर ले लिया। अंदर क्या क्या बचेगा, अगर आप इसमें से कॉमन ले पहले, तो इसमें क्या बचा, dp अपॉन p। इसमें क्या क्या बचा, cp pdv में अगर आप देखें तो cp तो cp ही रहेगा, cv कॉमन लिया तो cv आपका डिवाइड में आ जाएगा, इनटू dv वही है, वॉल्यूम कॉमन लिया इसमें से और वॉल्यूम इसमें था नहीं तो वॉल्यूम भी डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। अब आपको पता है ये भी अगर उधर जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, dp अपॉन p प्लस cp अपॉन cv को हम लिख सकते हैं गामा इंटू dv अपॉन v। बस इसका इंटीग्रेट करिए दोनों साइड और आपको मिलेगा क्या, इसका इंटीग्रेशन करिए तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, log p प्लस गामा log v इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, n log m। अगर आपको ये पता है तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि log p प्लस log v टू द पावर गामा इज इक्वल टू 0 और log m प्लस log n होता है log mn, तो pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू log कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, हमने 0 को लिख दिया log कांस्टेंट। तो बस कंपेयर करिए, आपके पास आ जाएगा pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू
कांस्टेंट, तो यही हमारा एडियाबेटिक रिलेशन प्रूफ होता है। अब हम सभी प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एडियाबेटिक के लिए। एडियाबेटिक के लिए क्या हीट ट्रांसफर निकलता है, हमें पता है ये एक ऐसा सिस्टम है या ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान हीट ट्रांसफर जीरो लिया जाता है, बिकॉज ये माना जाता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं del Q इज इक्वल टू डी यू प्लस del W। हमें फर्स्ट लॉ से एक चीज क्लियर है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका फंक्शन है। हालांकि किसी भी सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी उसके मॉलिक्यूल या एटम्स के वेट, साइज या नंबर पे डिपेंड करता है, बट है वो टेम्परेचर का फंक्शन ही। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, मतलब du का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। u2 माइनस u1 विल बिकम जीरो बिकॉज u1 इज इक्वल टू u2, और यू कैन से चेंज ही नहीं हो रहा है आपकी इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग del Q इज इक्वल टू हो गया del W के, मतलब हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर के इक्वल हो गया, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी सिस्टम को आप हीट दें कुछ और वो आपका उतना ही वर्क करके दे और कोई भी चीज़ यहाँ पे रिजेक्ट ना हो, कोई भी हीट रिजेक्ट ना हो, पूरा का पूरा आपको 100% वर्क मिले? तो ये तो इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए जो आइसोथर्मल है वो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जैसे आप देखेंगे कार्नोट, स्टिर्लिंग या एरिक्सन साइकिल में। और यही आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप देखें किसी भी एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए कोई भी पिस्टन आपको वर्क दे रहा है करके, कोई इंजन आपको वर्क कर रहा है देके, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वो आपको मैक्सिमम वर्क देगा। और अगर आप बात करें कोई कंप्रेशर है, वहाँ पे आपको वर्क देना पड़ता है, और अगर आप वर्क दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिनिमम वर्क देना पड़ेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है ये, मतलब जहाँ पे हमें वर्क चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क देगा, जहाँ पे हमें वर्क देना है किसी सिस्टम को तो हमारा वर्क कम खर्च होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये एक अजम्पशन है, ऐसा नहीं होता है, बट हम मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम कैसे हीट ट्रांसफर निकालते हैं। तो अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है और हमें निकालना है हीट ट्रांसफर, तो उसके लिए del Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगाएं फर्स्ट लॉ। del W क्या हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हीट किसके इक्वल हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। और जब भी आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हमने पढ़ा है अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी सिस्टम को हीट दें तो उसमें वर्क डन तो नहीं होगा। वर्क डन नहीं होगा तो सारी की सारी जो हीट है वो टेम्परेचर को रेज करने में चले जाएगी, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी रेज करने में चले जाएगी, बिकॉज हमने कहा इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो Q होगा या फिर जो du होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, del Q इज इक्वल्स टू डी यू इज इक्वल्स टू mCV dt के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो हीट है वो टेम्परेचर रेज करने में जा रही है, और टेम्परेचर रेज करने में जा रही है तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट को लिख सकते हैं mc del T, जहाँ पे C क्या होगा, CV हो जाएगा, बिकॉज CV इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आपको पता है del Q इज इक्वल टू डी यू प्लस del W। ठीक है, du को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो हम ये प्रोसेस निकाल रहे हैं सारी की सारी ये क्लोज सिस्टम के लिए, याद रखना। हमें पता है du को हमने du ही रहने दिया, dw को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ pdv, और यहाँ से अगर आप d से कॉमन निकालें तो ये क्या आ जाएगा, u प्लस पीवी, u प्लस पीवी आ जाएगा। और ये u प्लस पीवी क्या होता है, यही होता है हमारा एंथैल्पी, क्योंकि एंथैल्पी भी क्या है, टोटल हीट है, और वही इंटरनल एनर्जी और वर्क का सम है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि del Q इज इक्वल टू DH, बिकॉज दिस इज द टोटल हीट, है ना, यहाँ पे आपको पता है। अब अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखें del Q इज इक्वल टू डी यू प्लस पी वी, तो इसमें ये जो है ये भी पॉइंट फंक्शन है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, मतलब ये क्या है, ये भी केवल और केवल रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये किसके लिए है, ये इरिवर्सिबल के लिए थी। ठीक है, तो ये भी आपका प्योर रिवर्सिबल के लिए ही यूज हो सकती है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं del Q इज इक्वल टू डी एच इज इक्वल टू mCp dt। यहाँ पे क्योंकि जब हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हीट ट्रांसफर हम कर रहे हैं किसी कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम को, और जब भी कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम को हम हीट ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाता है, और पिस्टन एक ही रेट से ऊपर जाता है और प्रेशर को इस सिस्टम के अंदर मेंटेन करके रखता है। जैसे जैसे प्रेशर रेज होने वाला रहता है आपका पिस्टन मूव करता है और प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है। प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है तो वर्क आपको देखने को मिल रहा है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, और टेम्परेचर तो रेज
होगा ही, इंटरनल एनर्जी रेज होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, mCp/dt यूज होगा बिकॉज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यूज होगा, बिकॉज हमारा सिस्टम क्या है, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम है। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अब हम हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं du प्लस डेल डब्ल्यू पॉली। यहाँ से आपको पता है कि du को आप लिख सकते हैं mCv/dt प्लस इस डेल डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं P1V1 माइनस P2V2। ठीक है ना, पॉलीट्रॉपिक वर्क आपको पता होगा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। आप इस dt को यहाँ पे T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे T2 माइनस T1। देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा mCv T1 माइनस T2 प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। ये सेम ऐसे ही रखे रहने दिया। अब यहाँ पे एक रिलेशन आता है CV और R के बीच में, CV इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1। तो यही हमें यहाँ पे रख देना है R अपॉन गामा माइनस 1। तो यही हमें यहाँ पे रख देना है माइनस m R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2 इंटू T1 माइनस T2 प्लस सेम। फिर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया mR T1 माइनस mR T2 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। देखिए कॉमन ले लेंगे हम, इसको भी हम mRT1 को लिख सकते हैं P1V1 और mRT2 को लिख सकते हैं हम P2V2। ठीक है ना, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू mRT। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे P1V1 माइनस P2V2। इसके बाद कॉमन ले लीजिए P1V1 माइनस P2V2, इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा P1V1 माइनस P2V2। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन था, ये माइनस साइन ऐसे चलेगा। अब ये माइनस साइन अगर हम अंदर ले आते हैं तो ये यहाँ अंदर आ जाएगा। ठीक है, अंदर आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1 इंटू n माइनस 1 का एलसीएम लिया हमने, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस n प्लस 1 प्लस गामा माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा गामा माइनस n। अब आपको पता है अगर आप यहाँ से n माइनस 1 को इधर लाते हैं, n माइनस 1 को इसके नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, इस n माइनस 1 को आप इधर लाए तो ये हो जाएगा W पॉलीट्रॉपिक। ठीक है ना, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक इनटू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। तो यही हमारा हीट ट्रांसफर होता है किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। अब देखिए क्या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आती है, तो उसके लिए भी एक अलग से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आती है। जैसे हमें पता है अगर हम निकाल लें कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के लिए तो हम लिखते हैं डेल क्यू इज इक्वल्स टू mCv/dt, और अगर हम निकाल रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए तो हम लिखते हैं डेल क्यू इज इक्वल्स टू mCp/dt। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कि डेल क्यू फॉर पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल्स टू mc पॉलीट्रॉपिक इंटू dt। तो इस C पॉली की वैल्यू कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हमारे पास इक्वेशन था कि पॉलीट्रॉपिक के लिए हीट ट्रांसफर का वैल्यू होता है गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, और ये वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक कितना था, ये था P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1 P2V2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको करना है क्या, आपने जस्ट इसको सेम ऐसे ही रखा और यहाँ पे आपने mRT1 और mRT2 के फॉर्म में रख दिया, क्योंकि आपको पता है फ्रॉम गैस लॉ PV इज इक्वल्स टू mRT1 माइनस mRT2। देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ से mR को कॉमन ले लेते हैं। अगर आप mR को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, mR को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा mRT1 माइनस T2। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है कि R अपॉन गामा माइनस 1 क्या है, CV। तो आप लिख सकते हैं गामा माइनस n इंटू mCV। इसको आपने लिख लिया dt और माइनस का dt कर दिया इसको, क्योंकि dt होता है T2 माइनस T1 और ये T1 माइनस T2 है, तो आपने इसको माइनस का dt लिख दिया अपॉन n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ जाता है आपके पास n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 इंटू mCV dt। तो ये आ गया आपका किसका वैल्यू, हीट ट्रांसफर का वैल्यू। ठीक है ना, डेल क्यू हम निकाल रहे थे। तो इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करने से आप बता सकते हैं कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसके लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 इंटू CV। अब जनरली हम n का वैल्यू 1 से ज़्यादा लेते हैं और गामा का वैल्यू n से ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, बिकॉज गामा इज ग्रेटर देन n और n इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो पॉजिटिव ही रहा।
तो पूरा जो स्पेसिफिक हीट हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र का वैल्यू देखें तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, चाहे m हो या n हो। ये क्या है? ये नेगेटिव रहेगा। और dt क्या रहेगा? dt डिपेंड करेगा। अगर dq हमारा पॉजिटिव रहता है तो ये dt क्या होगा? अपने आप नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये तो नेगेटिव है, इसने पॉजिटिव ही रहना है। और अगर मेरा हीट जो है वो पॉजिटिव है, तो हीट पॉजिटिव है मतलब इधर साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कब होगा? जब ये dt नेगेटिव होगा, तब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाएंगे। तो साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि जब भी हम ऐड कर रहे हैं हीट को किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे dt का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। dt का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक बात समझना। अगर आप गामा का वैल्यू 1.41 रखें और रखें n का वैल्यू 1.2 किस इक्वेशन में? डेल क्यू वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, ठीक है, ये वाली इक्वेशन में। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा क्या? आप लिखेंगे कि डेल क्यू पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल्स टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, विच विल बिकम 0.2 अपॉन 0.4। ठीक है, आपने जब ये गामा की वैल्यू और एन की वैल्यू रखी कौन सी इक्वेशन में? इस इक्वेशन में। इसको मान लिया अभी, इसको हमने ए इक्वेशन मान दिया। इस ए इक्वेशन में आपने रखा तो यहाँ पे आ गया 0.2 अपॉन 0.4 इंटू क्या आएगा? ये जो डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक है, मतलब वर्क डन जो था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, डी डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल क्यू पॉलीट्रॉपिक। मतलब अगर आपका हीट जो है किसी भी सिस्टम के लिए वो 2 किलो जूल है, तो आपको वर्क कितना मिलेगा? 4 किलो जूल मिलेगा, बिकॉज ट्वाइस ऑफ हीट इज योर वर्क फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब क्या ऐसा पॉसिबल है क्या जो हमारा वर्क जो रहेगा वो ट्वाइस ऑफ हीट ट्रांसफर के इक्वल होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी सिस्टम को 2 किलो जूल दें और वो हमें 4 किलो जूल वर्क करके दे? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखें तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी जो इसके अंदर स्टोर होगी, और आपने इसको जैसे ही हीट दी तो उसने उस हीट को भी वर्क में बदला, प्लस जो इंटरनल एनर्जी थी अपनी सिस्टम की उसको भी कंज्यूम करके कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया, जिसने हमें 4 किलो जूल टोटल वर्क दिया। इससे हमें पता चलता है कि ये तो कंडीशन इम्पॉसिबल है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी दे देता है, बट अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर ऐसा होता तो हम ऐसे ही इंजन बनाते और हमें 100% नहीं 200% की एफिशिएंसी मिलती किसी भी इंजन के लिए, बट हमें मिलती कितनी है? हमें मिलती है 30 से 35% की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी सिस्टम को जितने यूनिट हीट दे रहे हैं, हमें उससे कम यूनिट ही वर्क मिलेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये हमें जूल जी ने बताया है। बट अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वो इमेजिनरी प्रोसेस है, और वो एक इमेजिनरी प्रोसेस आपकी एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो सकती है जिसमें इंटरनल एनर्जी घट के भी आपको कुछ वर्क देगी। देखिए, अब बात करेंगे हम वर्क ट्रांसफ़र की कि सभी प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफ़र कैसे निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसके लिए हम वर्क कैसे निकालेंगे? सबसे पहली प्रोसेस हमने ली, और यू कैन से आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वर्क डन होता है पीडीवी। पीडीवी का इंटीग्रेशन इज योर वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम। देखिए, जितनी भी ये प्रोसेस है ये हम किसी क्लोज सिस्टम के लिए मान रहे हैं। ओपन सिस्टम के लिए आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आता है जो हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि पीडीवी है, तो पीडीवी के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। और डीवी अगर आप लिखें तो डीवी को आप क्या लिखेंगे? वी टू माइनस वी वन। अब वी टू माइनस वी वन अगर आप इस डीवी को इंटीग्रेट करके लिखते भी हैं तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मतलब वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। मतलब साफ क्लियर है यहाँ पे कि अगर आपका कोई सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम है और वो क्लोज सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है, तो मतलब उसमें कोई भी वर्क नहीं होगा। ये जो पिस्टन है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम है वो मेंटेन करना है, वो वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है। और क्या होगा? अगर हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो केवल और केवल टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, इसीलिए हमने लिखा था इसके लिए हीट ट्रांसफ़र क्या था? डेल क्यू इज इक्वल्स टू एमसीवी डीटी। नाउ दूसरे प्रोसेस की बात करें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की, जिसको आप बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस।
आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकलेगा, इसको भी आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी से 1 से 2 आपने रख दिया। इसमें वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको P इंटीग्रेशन ऑफ dV विल बिकम V2 माइनस V1 अगर आप लिमिट रखते हैं तो बस इसके लिए वर्क डन यही रहेगा। तीसरी प्रोसेस हम लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, अगर आप देखें तो PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आप लिखते हैं बिकॉज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और प्रेशर को आप लिखते हैं C अपॉन V फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यू कैन राइट दिस प्रेशर एज C अपॉन V, और C अपॉन V तो आपने C बाहर ले लिया, ये बच गया dV अपॉन V। तो इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा C log V, ठीक है ना, लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा C log V2 माइनस log V1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से वर्क जो होगा वो होगा C log V2 अपॉन V1, और आपको पता है क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे V2 अपॉन V1 की जगह पे P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये जो C है ये क्या है, ये इसको हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू MRT, ये भी तो कांस्टेंट ही है। तो हमें पता है कि जब PV जो है वो कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से PV इज इक्वल्स टू MRT इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस C की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इन तीनों में से, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि वर्क डन जो होगा आइसोथर्मल के लिए वो C log V2 बाई V1 या C log P1 बाई P2 होगा। अब देखिए एडियाबेटिक के लिए कितना होता है, तो हमें एडियाबेटिक के लिए एक्सप्रेशन पता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ से हम P का वैल्यू निकाल लेते हैं C अपॉन V टू द पावर गामा, बस हमें वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अगेन हमें P का वैल्यू रखना है, P का वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V टू द पावर गामा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ V टू द पावर माइनस गामा dV, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेट करना है, आपने इंटीग्रेट किया ये हो जाएगा V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, आपने 1 से 2 इंटीग्रेट किया है तो ये हो गया V अपॉन माइनस गामा प्लस 1। इसको आपने लिमिट रखनी है 1 से लेकर 2 तक, बस इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका माइनस गामा प्लस 1 आपने ऐसे ही रखा और ये लिमिट बन के आ जाएगा V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 प्लस V1 माइनस V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। देखिए C को अंदर ले आएंगे, हमें पता है इस C का वैल्यू क्या है PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस C को हम अंदर ले गए। अब हम C को क्या लिख सकते हैं, हम C को लिख सकते हैं दो चीज़ें, या तो हम लिखेंगे P1 V1 टू द पावर गामा, या तो हम लिखेंगे इसको P2 V2 टू द पावर गामा। तो हम इसमें से पहले वाले के साथ लिख लेते हैं P2 V2 टू द पावर गामा इंटू V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 इंटू V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। इसको अगर आप सॉल्व करें तो फर्दर ये क्या हो जाएगा V2 टू द पावर गामा और V2 टू द पावर माइनस गामा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। इतना अगर आपको पता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉमन ले लेंगे P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, और यही वैल्यू होगा वर्क डन किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। तो जब भी आप वर्क डन निकालें या वर्क ट्रांसफ़र निकालें किसी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो यही वैल्यू यूज़ होगा। और अगर बात आती है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी सेम वर्क डन रहेगा, बस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए गामा रिप्लेस हो जाएगा n से, मतलब पॉलीट्रॉपिक के लिए हो जाएगा डेल W पॉली, हमने अभी तक लिखा भी था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है ना।